Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 11th November 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about 30 years of NALSA Act implementation. Important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. तो नालसा एक्ट क्या है उसको समझने से पहले एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं अबाउट आर्टिकल 39A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल कहता है कि द स्टेट विल सिक्योर, स्टेट मतलब भारत सरकार, यहाँ पे स्टेट से भारत सरकार डिनोट किया जा रहा है, तो भारत सरकार सिक्योर करेगी दैट ऑल द लीगल सिस्टम्स प्रमोट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी and shall provide free legal aid so that justice is not denied to any citizen by the reason of economic or other disability। ये जो स्टेटमेंट है इसका सीधा सरल मतलब ये है कि सरकार इस तरीके के नियम बनाएगी, इस तरीके के सिस्टम क्रिएट करेगी ताकि सबको न्याय मिल सके, खासकर जो गरीब लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं जस्टिस अवेल करने के लिए, उनको इकोनॉमिक लिमिटेशंस के कारण यानी कि गरीबी के कारण ऐसा ना हो कि जस्टिस ना मिल पाए। तो हर इंसान को न्याय का अधिकार है और वो उसको मिले। दैट आइडिया वाज मेंशन अंडर आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। This article was not there originally in the Constitution. It was inserted as a result of 42nd Amendment Act brought in 1976. तो इस आर्टिकल का जो एसेंस है उसको इन्फोर्स कराने के लिए फिर भारत सरकार लेकर के आई लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। इसमें जो की आइडिया है वो है फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड का मतलब क्या होता है कि आपको कोर्ट में केस लड़ना है अपने साइड को प्रेजेंट करने के लिए इन ऑर्डर टू अवेल जस्टिस। अब वो कोर्ट लड़ने के लिए कोई ना कोई आपको लॉयर हायर करना होगा, वो लॉयर आपसे फीस चार्ज करेगा, लेकिन अगर आपके पास पैसे ही नहीं हैं तब आप कैसे अपना केस लड़ पाएंगे। तो उस केस में इफ़ यू आर वेरी पुअर, इफ़ यू आर मार्जिनलाइज्ड, देन उस केस में स्टेट आपको लॉयर हायर करके देगी और वो आपके लिए केस लड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी को कहा गया है फ्री लीगल एड। तो इससे क्या है कि गरीब से गरीब इंसान को भी न्याय मिल पाएगा, उसके लिए कोई केस लड़ पाएगा। तो ये फ्री लीगल एड इज द एसेंस ऑफ दिस आर्टिकल 39A। और ओवरऑल 39A को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस प्रोविजन को जो संविधान में लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ DPSP है, उसको इन्फोर्समेंट देने के लिए सरकार लेकर के आई ये कानून लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987 इन ऑर्डर टू इंश्योर फ्री लीगल एड टू द नीडी। तो आर्टिकल 39A है, इट टॉक्स अबाउट फ्री लीगल एड थ्रू अ सेपरेट लॉ, और फिर एक अलग से कानून बनाया गया लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, ताकि नो सिटीजन सफरिंग फ्रॉम इकोनॉमिक और एनी अदर बैरियर इज डिनाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग जस्टिस। इकोनॉमिक लिमिटेशन जो हैं वो न्याय के रास्ते में ना आए। इसके लिए फिर 3 अलग अलग लेवल पे अथॉरिटीज बनाई गई। नेशनल लेवल पे बनाया गया नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एज पर दिस एक्ट। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में काम करती है एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज पैट्रन इन चीफ ऑफ दिस नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो इस नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा का काम होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस लड़ा जाना है और उसमें अगर कोई ऐसी पार्टी है जो अफोर्ड नहीं कर सकती वहाँ पे केस लड़ना, तो उसको फ्री लीगल एड अवेलेबल कराएगा नालसा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग एज हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनका एक और काम होता है, नालसा का भी वो हेड करते हैं, उसको कहा जाता है पैट्रन इन चीफ। तो इस पैट्रन इन चीफ ऑफ नालसा इज हाउस्ड इनसाइड सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, मतलब सुप्रीम कोर्ट के प्रेमाइसेज में ही एक अथॉरिटी बनाई गई है नालसा, जिसके चीफ
हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिमसेल्फ। और नालसा का काम होता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर कोई गरीब व्यक्ति है, परिवार है, तो उसको फ्री लीगल एड की सर्विस प्रोवाइड की जाए। वैसे ही स्टेट लेवल पे देयर इज स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, सालसा आप कह सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट हाई कोर्ट शैल बी द पैटर्नी चीफ। और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वी आर हैविंग डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज। अब किस तरीके के फ्री लीगल एड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, किस किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड की जाती है, वो भी देखते हैं। तो लीगल एडवाइस देना, रिप्रेजेंटेशन इन कोर्ट, आपको कुछ एडवाइस चाहिए तो आपको एक वकील हायर करके देगी लीगल सर्विस अथॉरिटी। आपको कोर्ट में अगर रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो आपके बिहाफ पे वो कोर्ट में केस लड़ेगा। डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करना, अदर फॉर्म्स ऑफ लीगल असिस्टेंस लाइक एग्जेम्प्टिंग कोर्ट फीस एंड ऑल, तो कोर्ट फीस वगैरह भी माफ कर दी जाती है फॉर द नीडी पीपल। अब कौन से लोग एलिजिबल हैं फॉर फ्री लीगल सर्विसेज? तो विमेन एंड चिल्ड्रेन, SC ST कम्युनिटी के मेंबर्स, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, विक्टिम्स ऑफ मास डिजास्टर, वायलेंस, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, डिसेबल्ड पर्सन इन कस्टडी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगरी, ये सब लोग। एंड इसमें एक इनकम लिमिट भी है। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या हाई कोर्ट लेवल पे द इनकम शुड बी मैक्सिमम अप टू 3 लाख रुपीस। वो स्टेट लेवल पे उनके डिस्क्रिशन के ऊपर छोड़ा गया है। किसी किसी स्टेट में हाईएस्ट लिमिट है 1 लाख, किसी स्टेट में हाईएस्ट लिमिट है 3 लाख रुपीस। बट ओवरऑल अगर आप कहें तो 3 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होना चाहिए अगर फ्री लीगल एड पाना है तो। सुप्रीम कोर्ट के लिए ये जो लिमिट है वो 5 लाख रुपए तक का है। तो या तो ये हो इंडस्ट्रियल वर्कमैन, SC ST, वुमेन, चिल्ड्रन हो तो इनको फ्री लीगल एड मिलेगा। उसके अलावा अगर इन किसी कैटेगरी में नहीं आते, फिर भी अगर आपकी इनकम काफ़ी कम है, 3 लाख रुपए से कम है, तो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आपको फ्री लीगल सर्विस मिलेगा। 3 लाख से ज़्यादा है तो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फ्री लीगल सर्विस नहीं मिलेगा। 5 लाख रुपए तक की लिमिट है फॉर फ्री लीगल सर्विस एट द सुप्रीम कोर्ट लेवल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना थोड़ा ज़्यादा महंगा है। अब फ्री लीगल एड कॉन्सेप्चुअली तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट या सिस्टम है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी सारे फ्लॉज हैं। वीक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम, खासकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफिसेज आर मिसिंग इन मेनी केस। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, आप पूछेंगे कि कहाँ है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे है ही नहीं। आप इस कैटेगरी में पढ़ते भी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको फ्री लीगल सर्विसेज अवेल नहीं हो पाती बिकॉज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज आर नॉट फंक्शनल इन मेनी डिस्ट्रिक्ट। लैक ऑफ अवेयरनेस भी है, लोगों को पता नहीं होता है इस तरह के प्रोविजंस के बारे में, इस कारण से वो एक्सप्लॉइट होते रहते हैं। मेन मामला है क्वालिटी का। लोगों को ऐसा लगता है जैसे कुछ चीज़ों में लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, पढ़ाई शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, तीसरा जस्टिस को लेकर के, क्योंकि जस्टिस से सीधा सीधा उनका लाइफ एंड डेथ का मामला जुड़ा हुआ है। अगर उनके लिए कोर्ट में केस लड़ने वाला इंसान बहुत प्रोफेशनल नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, तो फिर उनको सजा भी हो सकती है। तो इस कारण से बहुत बार लोग डिस्पाइट अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री लीगल सर्विस दे डोंट गो फॉर इट, बिकॉज उनको लगता है कि यहाँ से क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और उनका केस ठीक तरीके से नहीं लड़ा जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स का भी क्रंच है। नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे भी लीगल सर्विस अथॉरिटीज हैं तो, बट वहाँ पे उतने नंबर ऑफ लॉयर्स नहीं हैं जो सब लोगों को रिप्रेजेंट कर पाए। करंट केस क्या है, करंट न्यूज़ क्या है जिस कारण से हम लोग नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट को पढ़ रहे हैं? तो वो ये है कि दिस एक्ट, ओवरऑल इसका नाम है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, और इसकी मदद से बनाया है नेशनल लेवल पे नालसा, स्टेट लेवल पे सालसा। तो दिस लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट वाज ब्रॉट इन 1987, बट इसको फाइनली इंप्लीमेंट किया गया, इट वाज ब्रॉट इनटू इफेक्ट, कानून 1987 में लाया गया, बट इस कानून के अंतर्गत इसका इन्फोर्समेंट करके इसको इफेक्टिव बनाया गया on 9th November 1995. That is why this 9th November is celebrated across the country as Legal Services Day, और
इस बार जो बीता हुआ 9 नवंबर था, यानी कि द डे बिफोर यस्टरडे, उस दिन लीगल सर्विसेज एक्ट के 30 साल पूरे हुए, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल आया है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि लीगल एड इज नॉट मियरली एन एक्ट ऑफ चैरिटी बट मोरल ड्यूटी। ये कोई भीख नहीं दी जा रही है, ये एक जिम्मेदारी है, संवैधानिक एज वेल एज नैतिक जिम्मेदारी है। इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज मोरल ड्यूटी of the state to ensure free legal aid to the needy people. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा मेंस में यूपीएससी ने सवाल पूछा था फ्री लीगल एड के ऊपर 2 साल पहले। सीधा साधा ही प्रश्न है, इस क्वेश्चन को आप ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एआई गाइडलाइंस फॉर टेक रेगुलेशन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको कैसे रेगुलेट किया जाए, इससे रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस रिलीज किए गए हैं। दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया, एआई को रेगुलेट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस रिलीज किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा। दिस गाइडलाइंस हैव बीन रिलीज्ड अंडर इंडिया एआई मिशन। ओवरऑल इन गाइडलाइंस का थीम है या कोर प्रिंसिपल है डू नो हार्म। इस तरीके से एआई का इस्तेमाल किया जाए कि किसी को नुकसान ना हो, डू नो हार्म प्रिंसिपल। तो ये याद रखेंगे अगर इस तरह के टर्म्स, तो मेंस में काम आता है। मान लीजिए कि एआई टेक्नोलॉजी, उसका इम्पैक्ट कैसे अलग अलग क्षेत्रों में पड़ रहा है, हाउ इट इज गोइंग टू हैव पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव इम्पैक्ट। तो उस केस में कहीं पे आप पासिंग रेफरेंस में आप लिख सकते हैं कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिलीज्ड अ गाइडलाइन विद द कोर आइडिया डू नो हार्म। तो इस तरीके से मेंस में एक आधा मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। आगे देखते हैं, ये जो पॉलिसी रिलीज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा, इसका मेन लक्ष्य है कि जो एआई की मदद से राइजिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे डीप फेक्स की मदद से ऐसे इमेजेस या वीडियोस बनाए जाते हैं जो देख करके एकदम रियल लगे, उसको डिस्टिंग्विश कर पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। तो डीप फेक्स, मिस इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिटी मैनिपुलेशन जो एआई राइज के कारण हो रहा है उसको रोका जाए। उसके अलावा जो बायस राइज हो रहे हैं, देखिए एआई आप लोग भी अब यूज करते होंगे, काफी एआई टूल्स, जेमिनाई यूज करते होंगे, चैट जीपीटी यूज करते होंगे। अब हम उससे कुछ पूछते हैं, वो जवाब देता है, हम लोग उस जवाब को सही मान लेते हैं, बट वो जवाब एक डेटा के बेसिस पे वो देता है। जो डेटा उसको फीड किया जा रहा है, वो डेटा बायस तरीके से भी फीड किया जा सकता है। जैसे आज भी ब्रिटेन के अंदर हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि ब्रिटिशर्स colonized different parts of the world, mainly Africa and Asia, in order to civilize us। या आज भी वहाँ पढ़ाते हैं कि ब्रिटिशर्स भारत में आए भारत के लोगों का उत्थान करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। अब उस तरीके की इंफॉर्मेशन अगर फीड की जाए एआई टूल्स में और हम लोग यहाँ सर्च कर करके वही चीज़ें पढ़ें, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इट विल लीड टू बायस, इट विल लीड टू डिसइंफॉर्मेशन, इट मे लीड टू डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइपिंग। तो ये सब चीजें भी प्रिवेंट हों, दैट इज द गोल बिहाइंड दिस न्यू गाइडलाइंस रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड साथ ही साथ जो सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रहे हैं एआई राइज के कारण, साइबर सिक्योरिटी, फिशिंग स्कैम्स, उन सबको प्रिवेंट किया जाए, दैट इज अनदर गोल विथ हेल्प ऑफ दिस पॉलिसी। प्रिंसिपल इज डू नो हार्म। अब स्पेसिफिक 5 पॉइंट्स रिलीज किए गए हैं, वैसे तो और भी हैं बट मेन 5 पॉइंट्स हैं अंडर दिस न्यू गाइडलाइंस। उनको याद रखेंगे तो मेंस में काम आएगा। पहला, अंडर दिस न्यू गाइडलाइंस द गोल इज टू एम्पावर मिनिस्ट्रीज। तो भारत की सरकार की जो भी मिनिस्ट्रीज हैं, सब में ज़्यादा से ज़्यादा एआई अडॉप्शन किया जाए ताकि गवर्नेंस को और स्ट्रीमलाइन किया जा सके फॉर बेटर सर्विस डिलीवरी। एआई का इंटीग्रेशन विथ गवर्नमेंट, ये पहला प्रिंसिपल है। दूसरा, इंटीग्रेट विद डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ रिलेटेड, जैसे जन आरोग्य योजना में आइडेंटिफाई करना है कि बेनिफिशियरी कार्ड जेन्युइन है या नहीं, तो उसमें एआई का इस्तेमाल किया जाए। एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करने एमएसएमई को, एजुकेशन में डिजी लॉकर हो गया, तो इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा एआई का इंटीग्रेशन किया जाए फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अडॉप्ट ग्रेडेड लाइबिलिटी सिस्टम। जिस तरीके की
रिस्क होगी इन अ पर्टिकुलर सेगमेंट, उसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। फॉर एग्जांपल, टेलीकॉम अथॉरिटीज़ या टेलीकॉम डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी एजेंसीज हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि टेलीकॉम बेस्ड साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं आजकल। वैसे ही जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो मतलब अलग अलग तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं या अलग अलग तरीके के जो एजेंसीज हैं, उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी विथ रिस्पेक्ट टू एआई। किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी डीपर होगी, किसी की उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क इन्वॉल्व। कंडक्ट सेफ्टी टेस्टिंग, तो इंश्योर कराया जाएगा कि जो भी एआई टूल्स हैं वो ट्रांसपेरेंट हों, रिलायबल हों, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनकरेज यूज ऑफ कल्चरली रिप्रेजेंटेटिव एआई। ये इंश्योर किया जाए कि जिन भी एआई का इस्तेमाल भारत में किया जा रहा है, दे रिफ्लेक्ट इंडियाज लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। दे शुड नॉट इम्प्लिसिटली प्रमोट बायस अगेंस्ट इंडियन कल्चर इटसेल्फ, इंडियन हिस्ट्री इटसेल्फ, स्टीरियोटाइपिंग ना क्रिएट करे, बायसिंग ना करे। तो ये इंश्योर कराना लक्ष्य है अंडर दिस न्यू गाइडलाइंस। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट आदित्य L1 मिशन, which observed coronal mass ejection. Important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. सबसे पहले समझते हैं क्या होता है कोरोनल मास इजेक्शन। देखिए, सन का जो एटमॉस्फेयर है, उसका जो आउटर मोस्ट लेयर है, उसको कहा जाता है कोरोना। सन, उसके आसपास में भी एटमॉस्फेयर है, उसका जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको कहा जाता है कोरोना। कोरोना मेनली कंटेन्स प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब, प्लाज्मा इज जनरली कंसिडर्ड एज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। 3 स्टेट ऑफ मैटर तो आप जानते ही हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब गैस को एक्सेसिव हीट किया जाए तो वो गैस ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स अलग हो जाते हैं, इन्हीं को कहा जाता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इज जनरली कंसिडर्ड एज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर विच इज अटेन्ड व्हेन गैस इज हीटेड एक्सेसिवली। जैसे सॉलिड को हीट किए तो लिक्विड हुआ, लिक्विड को फर्दर हीट किए गैस होगा, गैस को फर्दर हीट करेंगे तो यू विल अटेन प्लाज्मा वेयर एटम्स ब्रेक अपार्ट। तो सन का जो आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर है वहां पे होता है, उसको कहा जाता है कोरोना। कोरोना इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा में रह रह करके एक्सप्लोजन होता रहता है, एकाएक से मैसिव लेवल पे ये जो प्लाज्मा है वो एक्सप्लोड आउट करता है फ्रॉम द सन्स एटमॉस्फेयर। उसी को कहा जाता है कोरोनल मास इजेक्शन। जैसे एक बॉम्ब एक्सप्लोड होता है, एकाएक से लार्ज स्केल में हीट एंड एनर्जी एंड ओवरऑल उससे रिलेटेड जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्सप्लोड करते हैं, वैसे ही सन के आउटर एटमॉस्फेयर यानी कि कोरोना में एकाएक से जब प्लाज्मा स्टेट में जो मैटर है वो एक्सप्लोड करता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीट, उसी को कहा जाता है कोरोनल मास इजेक्शन। तो दिस कोरोनल मास इजेक्शन इज मेनली मेड अप ऑफ प्लाज्मा एक्सप्लोजन। कोरोनल मास इजेक्शन आप कह सकते हैं लार्जर इंटेंसिटी में जब एक्सप्लोजन हो तो उसको कहा जाता है सन के कोरोनल मास इजेक्शन। जब लो इंटेंसिटी की थोड़ी बहुत फ्लेयर्स निकले तो उसको कहा जाता है सोलर फ्लेयर। सोलर फ्लेयर्स आर बेसिकली थोड़ी बहुत, कहीं जैसे चिंगारी निकली, आग निकली तो उसको आप जैसे फ्लेयर्स कहते हैं, और कहीं पे बम फूटा तो आप क्या कहेंगे, मास इजेक्शन। वैसा ही है कुछ। द बोथ सोलर फ्लेयर्स एंड कोरोनल मास इजेक्शंस both happen in the outer atmosphere of the sun, but they differ in terms of intensity and the time period for which they span. ये कोरोनल मास इजेक्शन काफी लंबे समय तक कंटिन्यू करता है। सोलर फ्लेयर्स बहुत जल्दी डिसिपेट भी हो जाता है। अब कोरोनल मास इजेक्शन होता है जब सन के आउटर एटमॉस्फेयर में, तो उसका अर्थ के ऊपर क्या असर पड़ता है। ये कोरोनल मास इजेक्शंस में जो प्लाज्मा रिलीज हुआ, वो प्लाज्मा यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, दे स्टार्ट ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। बेसिकली दे स्टार्ट मूविंग away from the sun in all the directions, so many charged particles get or come towards earth also. अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो काफी हद तक इन चार्ज पार्टिकल से हमको प्रोटेक्ट करता है। दिस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स एज अ शील्ड अगेंस्ट दिस चार्ज पार्टिकल्स कमिंग फ्रॉम कोरोनल मास इजेक्शन। बट कभी कभार इन कोरोनल मास इजेक्शंस का इम्पैक्ट हम अर्थ से भी फील कर सकते हैं। जैसे पोलर एरियाज में ऑरोराज देखने को मिलता है,
इनको नॉर्दर्न एंड सदर्न लाइट्स कहते हैं। रात के टाइम में एकाएक से द स्काई स्टार्ट्स ग्लोइंग इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइट, ग्रीन येलोइश हो जाता है, उसको कहा जाता है ऑरोरा। दैट ऑरोरा इन पोलर रीजन्स, हाइयर लैटिट्यूडनल रीजन्स में जो ऑरोरा देखा जाता है, उसके पीछे कोरोनल मास इजेक्शंस आर रेस्पॉन्सिबल। उसके अलावा दीज कोरोनल मास इजेक्शंस कैन डिसरप्ट जीपीएस सिग्नल, रेडियो कम्युनिकेशन, सैटेलाइट फंक्शनिंग ऑन द अर्थ। इन सम एक्सट्रीम केसेस दे कैन ऑल्सो डैमेज पावर ग्रिड्स फंक्शनिंग ऑन द अर्थ। तो ये तो बात हो गई अबाउट कोरोनल मास इजेक्शन, क्या होता है और उसका हमारे जीवन पे कैसा कैसा असर पड़ सकता है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं आदित्य L1 मिशन की और फिर दोनों को रिलेट करके देखेंगे। ये देखिए, सन से आने वाले कोरोनल मास इजेक्शन, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक शील्ड की तरह काम कर रहा है, हमें इसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। बट फिर हाइयर लैटिट्यूड में थोड़े बहुत हमें ऑरोराज देखने को मिलते हैं, ग्रीन लाइट, मेनली ग्रीन एंड येलोइश लाइट ड्यूरिंग द नाइट टाइम। उसके अलावा अर्थ के ऊपर पावर ग्रिड वगैरह, सैटेलाइट सिस्टम, रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम इम्पैक्ट होता है। कमिंग बैक टू दिस आदित्य L1 मिशन, तो in September 2023, ISRO launched this Aditya L1 mission. It is India's first space mission with the aim of observing sun. Specially sun का जो outer atmosphere है कोरोना, उसको ऑब्जर्व करने के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया। तो टाइम टू टाइम कोरोनल मास जब इजेक्शन होगा तो उससे रिलेटेड डाटा को ऑब्जर्व करने का लक्ष्य है थ्रू आदित्य L1 मिशन। Aditya L1 mission has been put into L1 orbit, which is about 1.5 million kilometers from the Earth, and it continuously keeps track over Sun, especially its outer atmosphere. अब आदित्य L1 के अंदर जो वर्ड L1 है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है वो भी समझते हैं। L1 स्टैंड्स हियर फॉर लैग्रेंज पॉइंट 1। तो थोड़ा समझते हैं कि लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है। देखिए, किसी भी दो सेलेसियल बॉडीज के बीच में, यानी कि दो प्लैनेट्स या एक सन या दूसरे प्लैनेट्स, यानी कि दो इस तरह के जो बॉडीज होते हैं, इस तरीके के सेलेसियल बॉडीज, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लिए, एक तरफ है सन, दूसरे तरफ है हमारा अर्थ। तो ये एक सिस्टम हुआ, सेलेसियल सिस्टम, जिसमें दो बॉडीज हैं, सन एंड अर्थ। इन दो बॉडीज के बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे अगर हम किसी सैटेलाइट को रख दें, किसी ऑब्जर्वेटरी सिस्टम को रख दें, तो उस पर ग्रेविटेशनल पुल बहुत कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइड बाय द टू बॉडीज। जैसे ये L1 पॉइंट की बात कर ली जाए, इस L1 पॉइंट पे अगर हम किसी सैटेलाइट को रख दें, किसी ऑब्जर्वेटरी को रख दें, तो अर्थ का ग्रेविटेशन उसको इधर खींचेगा और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स इसको इधर खींचेगा, तो नेट इम्पैक्ट यहाँ पे 0 हो जाता है। इस तरह के पॉइंट्स को कहा जाता है लैग्रेंज पॉइंट। तो लैग्रेंज पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स इन द स्पेस वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडी सिस्टम आइदर गेट्स इनहैंस्ड और रिड्यूस्ड। तो कुछ लैग्रेंज पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स इनहैंस हो जाता है और बढ़ जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जहां पे रिड्यूस हो जाता है, कुछ तो ऐसे होते हैं जहां पे लगभग 0 हो जाता है। तो सन और अर्थ के बीच में टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस, कलेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू सन एंड अर्थ आइदर गेट्स इनहैंस्ड और रिड्यूस्ड। ये 5 पॉइंट्स यहां इस तरीके से दिखाए गए। उसमें से L1 पॉइंट ऐसा है जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगभग 0 हो जाता है, और इसी पॉइंट पे प्लेस किया गया है आदित्य मिशन को। सिंस इट हैज बीन पुट ऑन लैग्रेंज पॉइंट 1, दैट इज वाई इस पूरे मिशन का नाम है आदित्य L1 मिशन। एंड लैग्रेंज पॉइंट 1 से ये जो आदित्य L1 मिशन है, चूंकि यहाँ पे इसको रखा गया है तो ग्रेविटेशनल पुल लगभग 0 हो गया, तो इस कारण से इसको और फर्दर फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है टू कंटिन्यू इन दिस ऑर्बिट। साथ ही साथ लैग्रेंज पॉइंट 1 का एक और फायदा है, आप सोचो, कभी भी देयर विल बी नो एक्लिप्स फॉर दिस आदित्य L1 मिशन। इस मिशन और सन के बीच में कुछ और नहीं आएगा। अदरवाइज मान लीजिए कि ये ऐसे जैसे मून ऑर्बिट करता रहता है, तो मून और सन के बीच में बहुत बार अर्थ आ जाता है, बट इस तरह की चीजें आदित्य L1 मिशन के लिए नहीं होंगी। अर्थ ऐसे ऑर्बिट कर रहा है,
और आदित्य L1 मिशन का जो हमारा ऑब्जर्वेटरी है वो ऐसे ऑर्बिट कर रहा है अराउंड द सन. तो नथिंग विल कम बिटवीन दिस मिशन ऑब्जर्वेटरी एंड द सन. दैट इज अनदर बेनिफिट ऑफ पुटिंग आदित्य L1 मिशन इन लैग्रेंज पॉइंट 1. एक तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट नेगेट हो रहा है और दूसरा देयर विल बी नो एक्लिप्स. अब आदित्य L1 मिशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पेलोड है यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण उसका पार्ट या कंपोनेंट है उसका नाम है विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ. पेलोड ऑफ आदित्य L1 मिशन विच हैज बीन डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स. इसी का काम होता है, VELC का ही मेनली काम होता है कि वो सन के कोरोना रीजन से आने वाले जो भी इजेक्शंस हैं उनसे रिलेटेड डाटा को स्टडी करे और अर्थ पे भेजे. दैट इज द रोल ऑफ VELC डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स. अब VELC ने डाटा स्टोर किया और अर्थ पे भेजा. उस डाटा को हाल फिलहाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एंड नासा के साइंटिस्ट ने मिल करके स्टडी किया है. तो देयर हैज बीन फर्स्ट एवर स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन. भाई आदित्य L1 ने तो अपना काम कर दिया, कोरोनल मास इजेक्शन से रिलेटेड डाटा भेज दिया अर्थ के ऊपर. वो डेटा लगभग 1-1.5 साल पहले ही भेजा गया था. अब उस डेटा को IIA एंड नासा के साइंटिस्ट ने मिलकर के स्टडी किया है. उसके मदद से ये जो VELC आदित्य L1 का पेलोड है उसने ये डेटा भेजा और उस डेटा को स्टडी करके कोरोना अर्थ के सन के अराउंड जो एटमॉस्फेयर है, आउटर एटमॉस्फेयर, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी, एनर्जी एंड मास कितनी है, टेम्परेचर एंड स्पीड ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन को पता किया साइंटिस्ट ने बाय स्टडिंग दिस डेटा सेंट बाय VELC पेलोड ऑफ आदित्य L1 मिशन. अब ये स्टडी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ऐसा नहीं कि इसके पहले कोरोनल मास इजेक्शन हमने स्टडी नहीं किया था, बट दो स्टडीज वेयर डन फ्रॉम वेरी फार अवे. VELC ने बहुत नजदीक से डेटा निकाला है सोलर सरफेस का, तो इस कारण से दिस डेटा विथ रिस्पेक्ट टू सन्स कोरोनल मास इजेक्शन इज गोइंग टू बी मोर एक्यूरेट. इससे क्या है कि हमें कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में बेहतर समझ आ रहा है और उससे भविष्य में कोरोनल मास इजेक्शन के कारण होने वाले जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं जैसे इम्पैक्ट ऑन सैटेलाइट, GPS सिस्टम, पावर ग्रिड या कम्युनिकेशन सिस्टम ऑन अर्थ, उससे बेहतर बचाव किया जा सकेगा. वी विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ अगेंस्ट कोरोनल मास इजेक्शंस इन फ्यूचर. इट विल ऑल्सो हेल्प इन हैविंग बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट स्पेस वेदर फॉरकास्टिंग. जैसे अर्थ के ऊपर वेदर चेंज होता रहता है, स्पेस के अंदर भी कैसे कोरोनल मास इजेक्शन होगा, उसके बाद क्या इम्पैक्ट होगा स्पेस वेदर के ऊपर, वो समझने में मदद करेगा दिस रिसेंट स्टडी. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डिस्कवरी ऑफ DNA स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. DNA जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है DNA का, DNA क्या होता है? जस्ट होप यू अंडरस्टैंड. इट्स द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जिसकी मदद से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास होता है. तो DNA स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन मेड अप ऑफ मेनी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लाइक एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, गिनीन. तो DNA का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हम लोग ये जानते थे कि DNA मॉलिक्यूल जो हैं दे हेल्प इन पासिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, यानी कि फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. ये हम जानते थे, बट DNA का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये पहली बार ढूंढा जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने मिल करके. उन्होंने बताया कि DNA का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल होता है इस तरीके का, और इट इज मेड अप ऑफ मेनी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो आपस में अलग अलग कॉम्बिनेशन में रहते हैं. इस डिस्कवरी के कारण फिर बायो मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत सारी नई नई फिर डेवलपमेंट्स हुई. मॉडर्न बायोलॉजी प्रोग्रेस्ड लीप्स एंड बाउंड्स आफ्टर डिस्कवरी ऑफ DNA स्ट्रक्चर. इसी डिस्कवरी के कारण जेम्स वॉटसन को एंड फ्रांसिस क्रिक को 1962 में नोबेल प्राइज इन मेडिसिन भी दिया गया. जेम्स वॉटसन जो
इंपॉर्टेंट जिन्होंने रोल प्ले किया इन डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अलॉन्ग विद फ्रांसिस क्रिक हैज डाइड रिसेंटली, दैट इज वाई ये नाम आपको याद रखना है। प्रीलिम्स एग्जाम में सीधा सीधा पूछ सकता है कि किसने डीएनए स्ट्रक्चर की खोज की, किसके साथ मिलकर के की। दो लोगों ने की, जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक ने। जेम्स वॉटसन की हाल फिलहाल में डेथ हुई है। जेम्स वॉटसन से रिलेटेड एक बात आपको और याद रखनी है कि जेम्स वॉटसन ने साल 2007 में एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा इंटरव्यू दे दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अफ्रीकन लोग जो हैं दे आर जेनेटिकली लेस इंटेलिजेंट देन यूरोपियन पीपल। उनकी आईक्यू कम होती है और उसके पीछे जेनेटिक कारण है। तो अपने इस स्टेटमेंट के कारण ही रेज्ड रेसिस्ट स्टीरियोटाइप्स, जबकि फैक्ट ये है कि कोई भी साइंटिफिक रिसर्च ऐसा नहीं स्टैब्लिश करता है कि जेनेटिक फैक्टर्स कहीं पे भी कारण है कि अफ्रीकन लोग लेस इंटेलिजेंट हैं देन यूरोपियन। इनफैक्ट कोई साइंटिफिक स्टडी ये भी नहीं कहता कि अफ्रीकन पीपल आर लेस इंटेलिजेंट देन यूरोपियन। अगर अफ्रीका पुअर है तो उसके पीछे हिस्टोरिकल फैक्टर, ज्योग्राफिकल फैक्टर ज़्यादा जिम्मेदार हैं रादर देन जेनेटिक फैक्टर्स, ऐसी अभी तक की स्टडी बताती है। बट जेम्स वॉटसन ने काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया, जिसके बाद से जेम्स वॉटसन वाज साइडलाइंड। मेनी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस डिस्टेंस्ड देमसेल्फ फ्रॉम हिम। तो लास्ट के दिनों में जेम्स वॉटसन का इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस काफ़ी कम हो गया था, इनकी इंपॉर्टेंस काफ़ी कम हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल ओवरव्यू दैट ही मेंटेन्ड। तो एथिक्स में कहीं पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह की बातें। जेम्स वॉटसन से रिलेटेड कहीं पासिंग रेफरेंस में आप दे सकते हैं कि बहुत बार साइंटिस्ट लोग भी बाइस्ड बातें कर बैठते हैं। सो साइंटिफिक होने का मतलब ये नहीं है, साइंटिस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि एवरी टाइम यू विल थिंक इन साइंटिफिक मैनर ओनली। जो आपकी अपब्रिंगिंग है, सोशल इन्फ्लुएंस है, दैट ऑल्सो समटाइम्स प्लेज रोल। तो जेम्स वॉटसन के इस स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं उनका जो अपब्रिंगिंग है, जो सेंस ऑफ सुप्रीमेसी है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। कल्चरल फैक्टर्स रिफ्लेक्ट मोर रादर देन हिज साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड व्हेन ही गेव दिस स्टेटमेंट। इस तरीके से आप एथिक्स में इसका इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सा प्रश्न ऐसा प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। बिमस्टेक से रिलेटेड सिर्फ स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, बाकी तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। यहाँ पे सीधा सीधा सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहला करेक्ट है। यहाँ पे तीसरा और चौथा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन के परफॉर्मेंस से इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है उसके पर। इंडिया हैज नॉट ज्वाइंट एज फुल फ्लेजेड मेंबर बट एज एन ऑब्जर्वर। यहाँ पे ऑफ कोर्स थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।